गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही खतरनाक हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा भी लापरवाही न करें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको सिखाया था कि अगर दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन हमने आपको बताया था, पहला कंडीशन हमने आपको बताया था a1 is not equal to a2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। यहां पर हमने कहा था इससे कितने हल होंगे, एक हल या अद्वितीय तो बताया था हमने। फिर हमने आपको बताया था कि यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो अनंततः अनेक हल होंगे। मैंने आपको बताया था ये, मैंने आपको बताया था। और तीसरी बात मैंने बताया कि यदि a1 upon a2 is equal to, यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and it is not equal to c1 upon c2 है, तो कोई हल नहीं। ये मैंने आपको बताया। हमने कहा था अगर ये रेखाओं को निरूपित करती हैं और ये कंडीशन होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, यानी इस तरह की। अगर ये कंडीशन होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होता है, तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर लैप कर जाएगी। और अगर कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, यानी एक रेखा ऐसी होगी, एक रेखा ऐसी होगी, यानी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। समांतर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। अब इसके में थोड़ा सा और आपको जानना है, सीखना है कि ऐसा समीकरण, ऐसा रेखीय युग्म या समीकरणों का युग्म, ये समीकरणों का युग्म है कि नहीं है, दो जोड़े हैं कि नहीं, तो समीकरण का वह युग्म जिसका हल प्राप्त होता है वो संगत हल कहलाता है, उसका संगत हल कहलाता है। जैसे अगर ये कंडीशन आ जाए या ये कंडीशन आ जाए, बहुत ध्यान सुनिए, अगर समीकरण युग्म के हल प्राप्त होते हैं तो समीकरण संगत कहलाएगा, और अगर समीकरण का हल प्राप्त नहीं होता है तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। यानी देखिए यहां पर भी समीकरण के हल प्राप्त हो रहे हैं और यहां पर भी समीकरण के हल प्राप्त हो रहे हैं, यहां पर भी समीकरण का हल प्राप्त हो रहा है, यहां पर भी समीकरण का हल प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 है, तो यहां पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो जहां पर हल प्राप्त नहीं होगा, जिस समीकरण के का हल प्राप्त नहीं होगा वो समीकरण असंगत कहलाएगा, और जिस समीकरण का हल प्राप्त होगा वो संगत कहलाएगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ गया, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, तो यदि आपसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि ये दोनों समीकरण दिए गए हैं, तो इस समीकरण के हल संगत होंगे या असंगत होंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, a1 upon a2 निकालेंगे, b1 upon b2 निकालेंगे और c1 upon c2 निकालेंगे। यदि ये कंडीशन आ रही है या ये कंडीशन आ रही है तो आप कहेंगे कि संगत ही। ये कैसा समीकरण किसके लिए हो गया, इसका संगत हल, ये संगत। यहां पर किसकी बात हो गई, संगत, और ये क्या हो गया, असंगत। क्या हो गया, असंगत।
बात समझ में? अगर समीकरण का हल निकल रहा है तो संगत है, और अगर हल नहीं निकल रहा है तो असंगत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये बात क्लियर हो गई हुई? समीकरण का हल निकलता है तो संगत है, नहीं निकलते हैं तो असंगत है। लेकिन अब देखिए यहां पर एक हल प्राप्त हो रहा है, यहां पर अनंत हल प्राप्त हो रहा है। तो यहां ये तो ये भी संगत है, ये भी संगत है, लेकिन इसको एक और नाम दिया जाता है, आश्रित। आश्रित समीकरण योग। यानी कि यदि एक हल होगा तो संगत तो होगा ही, अनंत हल होंगे तब भी संगत होगा। लेकिन इस स्थिति में यानी यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है तो संगत भी है और आश्रित भी है। आश्रित क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे आश्रित क्यों बोला गया, क्वेश्चन था आश्रित क्यों बोला गया? आश्रित का मतलब निर्भर हो। निर्भर का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे x का मान बदलते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएगी। यानी x और y एक दूसरे पर क्या है? निर्भर करते हैं, इसलिए क्या हो गया? आश्रित हो गया। ये बात समझ नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम लोग सवाल लगाएंगे और क्लियर होगा। तो संगत असंगत समझ में आ नहीं आ गया? संगत का मतलब जिस समीकरण के हल प्राप्त होते हैं वो संगत है, और जिस समीकरण के हल प्राप्त नहीं होते हैं वो असंगत है। इन दोनों स्थितियों में समीकरण के हल प्राप्त होंगे, इसलिए संगत की स्थिति हो गई। और इस कंडीशन में कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? असंगत की स्थिति। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ गया नहीं आ गया? और जब अनंता अनेक हल होंगे तो संगत तो होगा ही, उसको साथ में आश्रित भी कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। जैसे एक सवाल देखिए कि 2x + 3y = 5। उदाहरण के लिए अपने मन से मैंने एक उदाहरण लिया है समझने के लिए आपको। और दूसरा इक्वेशन हो गया 3x + 4y = 6। क्लियर होगा कि नहीं होगा? बात समझ आएगी नहीं आएगी? क्लियर? अब पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि बताइए कि इन ये समीकरण संगत हैं या असंगत? समीकरण क्या है? संगत है या असंगत है? ये समीकरण क्या है? संगत है या असंगत है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर? तो सबसे पहले हम संगत और असंगत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? 2x + 3y मान हम लोग लेंगे, +5 निकल जाएगा, क्या होगा? -5 = 0। और फिर इसको लिख दिया हमने 3x + 4y - 7 = 0। ये लिख दिया हमने। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब यहां से a1 = कितना हो गया? a1 = 2 हो गया, x का मान बता चुका हूं। b1 = 3 हो गया और c1 = -5। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और यहां पर a2 = 3 हो गया, b2 = 4 हो गया एंड c2 किसको हो गया? -6। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब आप यहां से a1/a2 निकालिए। Therefore a1/a2 अगर आप निकालते हो तो कितना मिलेगा? 2/3। 2/3। और अगर आप b1/b2 निकालते हो तो कितना आएगा? 3/4। तो क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है? जी हाँ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। देखेंगे तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब आपके मन में आ रहा है कि कल सर आप जब पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो आपने कहा था कि सब केवल पहले A1/A2 और B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 नहीं निकालेंगे, कहा था आपने। जी हाँ, आज भी मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर A1/A2 निकालेंगे और B1/B2 निकालेंगे, यदि A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो जा रहा है तब आपको C1/C2 निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना। यानी आज भी मैं ये कह रहा हूं कि C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक कि A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो। और जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं, यहां पर नहीं है, इसका मतलब है कि यहां पर कौन सा कंडीशन मिल गया आपको? अद्वितीय हल। क्या मिल गया? यहां पर अद्वितीय हल मिल गया कि नहीं मिल गया? एक उत्तर इसका आया कि इस समीकरण के कैसा हल प्राप्त होगा? अद्वितीय हल। इसका दूसरा जो आंसर आया वो क्या आया? इसका दूसरा आंसर आया कि रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा उत्तर है। और इसका जो थर्ड उत्तर आया, थर्ड आंसर आया, ये मिला कि ये संगत रेखीय समीकरण युग्म है। संगत रेखीय समीकरण युग्म है। तीन बात इस एक कंडीशन से, यानी कि यही सवाल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसके अद्वितीय हल होंगे, तो आपको यहां यही प्रोसेस अपनाना है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तब भी यही प्रोसेस अपनाना है। और यदि कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण के ये जो समीकरण है वो संगत है, तो भी यही प्रोसेस अपनाना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी एक सवाल में एक ही समीकरण से हमने तीन चीजों के जवाब जाने। पहला, अगर कहता है कि ये दो समीकरण दिए हुए हैं, सिद्ध कीजिए कि इन समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, आपको यही प्रोसेस अपनाना है, यही पर जाना है कि चूंकि A1/A2 B1/B2 इसलिए अद्वितीय है। ये बात क्लियर हो गई? अगर यही सवाल दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इन दोनों समीकरणों से प्रदर्शित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो भी आपको यही प्रोसेस अपनाना है। देखेंगे क्योंकि A1/A2 is not equal to B1/B2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर अगर इस तरह से पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म एक संगत रैखिक समीकरण युग्म है, तो आप फिर वही कंडीशन लिखोगे कि चूंकि A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore रेखाएं क्या है? इसलिए संगत रेखीय समीकरण युग्म है। संगत रेखीय समीकरण युग्म है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी कंडीशन हो सकती है। ऐसे अगर वो होगा, यदि ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये कंडीशन आ जाए तो क्या लिख दिया? A1/A2 B1/B2 C1/C2 आता तो क्या लिख दिया? अनंतता अनेक हल होंगे, तो भी यही बात सिद्ध करनी होगी। अगर कहेगा रेखाएं संपाती होंगी, तब भी यही बात आपको दिखानी होगी। और कहेगा अगर संगत रेखीय समीकरण युग्म है, तब भी आपको यही बात दिखानी होगी। संगत रेखीय समीकरण युग्म है या इसमें आश्रित समीकरण युग्म भी बोल सकता है, तभी आपको यही बात दिखानी होगी। और यह कहता है कि A1/A2 B1/B2 not equal to C1/C2, ये कंडीशन आती है तो आपको पता हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? पता कि इसका इस समीकरण का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है इसलिए असंगत है। समीकरण कैसे हैं? असंगत हैं और रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। मुझे लगता है एकदम स्पष्ट हो गया होगा, इसलिए मैंने कई उदाहरण लेकर के आपको ये बातें समझा दी। अब इतनी बात करने के बाद सवाल में आ गया कि एक समीकरण दे दिया और कहा कि समीकरण
को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब ये है कि उस समीकरण से x और y का मान निकालना। तो जो अभी सवाल हमने लिया था हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सवाल क्या है आपके पास, 2x + 3y = 5, समीकरण नंबर 1 क्लियर। और दूसरा समीकरण है 3x + 4y = समीकरण नंबर, आपको पता चल चुका है कि ये समीकरण संगत है अर्थात इनका हल प्राप्त होगा, इसलिए अब हम ग्राफीय विधि से इनका हल करेंगे। और यहां पर ये भी है कि अब देखिए क्लियर हो कि नहीं होगा, अभी अभी आपको क्लियर हो जाए, अभी मैं बता रहा हूं, इतनी बात सुना ली। तो अब हम पहले समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाए। तो समीकरण 1 के लिए ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे बना लेंगे। यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y। अब आपके मन में आ रहा है सर कि पहली बार जब आप ग्राफ बता रहे थे, अभी पिछले वीडियो में आपने जो ग्राफ बताया था उसमें आपने कहा था कि जब भी किसी समीकरण का ग्राफ खींचना हो तो एक बार x = 0 कर देंगे, एक बार y = 0 भी ग्राफ खींच जाएगा। जी हाँ, जब हम किसी एक समीकरण के बारे में बात करेंगे, किसी दो समीकरण के बारे में, केवल उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो आज भी मैं कह रहा हूं कि एक बार आपको x = 0 और एक बार आपको y = 0 रखना है और उसके बाद ग्राफ को खींच देना है। लेकिन जब हम समीकरण को हल करने जाएंगे तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो आज आपको मैं सिखा रहा हूं। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो यहां पर हमने लिख दिया x और यहां पर हमने लिख दिया y। तो अब समीकरण 1 के लिए बात हो रही तो x बराबर हमने लिख दिया, एक बार लिख दिया हमने पहले। तो जब x बराबर, अपने मन से रखा x = 0, ऐसा कुछ नहीं की, तो जैसे ही x = 0 पे ये पूरा हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। और यहां से क्या मिलेगा आपको, 3y = 5। 3y = क्या मिलेगा, 3y = मिलेगा 5। और जब 3y = 5 मिलेगा तो y = 5/3। अपने मन से रखिए। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब हम फिर अगले बार पर, अब हम x = 1 रखते हैं। ये अपने मन से रख रहे हैं, अपने मन से रख रहे हैं, x = 1 रख रहे हैं। तो x = जब हम 1 रख रहे हैं तो x = 1 रखने पर क्या मिलेगा, 2 × 1, 2 × 1 समीकरण की बात है, 2 × 1 + 3y = 5। तो 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया। पक्षांतर करेंगे, 3y = क्या हो जाएगा, 5 - 2 + 2 इधर आ जाएगा -2। तो 3y = किसके आ गया, 3 के। देखो y = किसके आ गया, 1 के, इसलिए y हो गया 1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब 2 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो x यहां पर 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 लिख दिया, × x यहाँ पर 2 हो गया, + 3y = 5। तो यहां पर हो जाएगा 3y = 3y = क्या हो गया आपका, 2 × 4, 5 - 4। 3y = 1 हो जाएगा। तो y = 3y = 1, तो y = क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब कुछ अगर आपकी इच्छा हो तो माइनस में वैल्यू रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं, माइनस। तो माइनस में वैल्यू क्या रखते हैं, मान लीजिए -1 रख दिया, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। तो x यहाँ पर आप -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × -1। क्लियर हो रहा है, + 3y = 5। समीकरण 1 के बाद 2 को 2 लिख दिया, x को -1 लिख दिया, + 3y = 5। Therefore -2 + 3y = 5। Therefore 3y =
5, फिर माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस 2। 75 कर दिया हमने, साइन चेंज हो गया, माइनस से क्या होगा प्लस 2। 3y किससे हो गया 7। तो जब 3y 7 हो गया तो y किससे हो गया 7/3। तो यहाँ पर हो गया y 7/3। ये हो गया, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी इच्छा हो तो एक बार y बराबर 0 रख लीजिए। y की जगह क्या रख दिया आपने 0। तो जब y की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा y की जगह तो क्या होगा 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 3y। y की जगह पर क्या रखेंगे वैल्यू 0। y की जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो यहां पर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू किससे हो गया 5। तो यहां से x इज इक्वल टू किससे हो गया 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू किससे हो गया 5। तो ये हो गया x इक्वल टू 5/। तो ये समीकरण 1 के लिए हो गया ग्राफ। तो अब इस ग्राफ को हम इसके सामने ही बना इसके सामने ही ग्राफ को हम बना देते हैं। देखिए इस टेबल को हमने इसके सामने, इसे सारणी बोलते हैं। ये देखिए एक और बना लेते हैं। यहां पर हमने लिख दिया x और यहां पर हमने लिख दिया y। क्लियर, ये x हो गया, ये y। x कितना हो गया 0, y की वैल्यू कितनी आई है 5/3। फिर x1 y x कितना है 1 और y है कितना 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर x कितना है 2, x कितना 2, x2 हो गया, x कितना हो गया 2 और y कितना हो गया 1/3। क्लियर। फिर x कितना हो गया -1 और y कितना हो गया 7/3। क्लियर हो रहा नहीं। यहां पर x कितना है 5/2, x कितना है 5/2 और y कितना है 0। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। अब इसकी बात करेंगे हम लोग समीकरण 2 के। अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग समीकरण 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। समीकरण 2 कौन है तो समीकरण 2 की ये बना लेते हैं ग्राफ इसके सामने समीकरण 2 के लिए। देखिए समीकरण 2 के लिए टेबल ऐसे बना लें। ये हो गया x और ये हो गया y। ये हो गया x और ये हो गया y। ये बात क्लियर हुआ। अब समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे। सबसे पहले किसके बराबर 0 रखेंगे x इक्वल। तो जब x क्या मिलेगा यहां पर x इक्वल 0 रखेंगे अगर आप, तो जब x इक्वल 0 रखेंगे तो 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। 3 × 0 क्या हो जाएगा 0। क्या मिलेगा आपको 4y = 7। x = 0 रखने पर
4y इक्वल टू क्या मिला 7, x इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिला आपको 4y इक्वल टू 7। तो यहां से y इक्वल टू किसको हो जाएगा 7/4, y इक्वल टू हो जाएगा 7/4। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, अब फिर देखिए x इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे x इक्वल टू रखेंगे 1। तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 1 प्लस 4y, समीकरण 2 की बात हो रहा है 3 लिख दिया, और x की यहां पर क्या है x की यहां पर 1 है तो 3 × 1 हो गया प्लस 4y इक्वल टू हो गया 7। तो यहां से 4y इक्वल टू किसको हो जाएगा 7 माइनस 3, 3 बन जाए 3 हो गया, प्लस 3 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहां से 4y इक्वल टू किसका हो गया 4 के, तो y इक्वल टू किसके मिला 1 के। तो यहां पर लिखेंगे x की जो वैल्यू हमने कितनी रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमको 1। अब देखिए, अब यही आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको जाना कहां तक है ये भी देखिए x1 y1 यानी आपका काम बन गया। x की वैल्यू जब पहले समीकरण में x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, और x की वैल्यू 1 रखने पर दूसरे समीकरण के लिए भी x की वैल्यू 1 रखने पर y कितनी आ रही है y इक्वल टू 1 आ रही है। यानी अब हमारा काम बन गया, हमको ग्राफीय समीकरण में स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं 1, 1 पर, यह स्पष्ट हो गया। यानी अब हमको आगे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। यदि यही वैल्यू सेम वैल्यू रखते जा रहे हैं, अगर x की वैल्यू सेम रखते जाएंगे, यदि x की वैल्यू रखते जाते और y की कोई वैल्यू सेम नहीं आती तब हम और आगे बढ़ते, लेकिन अब x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 1 मिल गया है। यानी अब हम वही ग्राफ जो x का जो वैल्यू यहां पर रखे हुए हैं वही यहां पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं x इक्वल टू क्या रख रहे हैं 2, x इक्वल टू कितना रख रहे हैं 2, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं। तो जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो यहां से 6 और 3 × 2 क्या होगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। therefore 4y इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इधर क्या हो गया -6। therefore 4y इज इक्वल टू किसका हो गया 7 - 6 क्या हो गया 1। तो ये हो गया 1/। अब अगर आप चाहें तो आप आगे बनाएं, और अगर ना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। एक काम और आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर मिल गया है 1, 1 के लिए। तो अगर आप चाहें तो एक इतना ही बनाए, इसको एक और बना लें। क्या y इज इक्वल टू 0 कैसे आंसर मिला जान गया ना। तो x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है। तो अब आप चाहें इसको जितना चाहें, क्योंकि आपका अभी प्राप्त हो गया तो आप टेबल को छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया नहीं हुआ? x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 1 प्राप्त हो चुका है। जो वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर दिख रही है, इसका मतलब हमको सोल्यूशन मिल चुका है। इसलिए हम इस टेबल को चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। तो एक काम हमने क्या किया, y इक्वल टू क्या कर दिया यहाँ पर 0 रख दिया। तो जब y इक्वल टू 0 रख दिया तो y इक्वल टू 0 रखने पर इसमें क्या करेंगे y इक्वल टू 0 रख दिया तो क्या मिलेगा तो y इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलेगा 3x तो हो गया 3x प्लस 4 इंटू y की यहां पर क्या रख रहे हैं हम 0 रख रहे हैं। तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 7। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां से 3x 4 इंटू 0 का मतलब क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 7, यानी therefore x इज इक्वल टू 7/3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिली आपको 7/3। ये बात समझ आ गई नहीं आगे? अब हम लोग इसी ग्राफ को बना देंगे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो देखिए अब इस ग्राफ को बनाएंगे। ये पहले समीकरण से प्राप्त हो रहा है हुआ है, और ये दूसरे समीकरण से प्राप्त हो गया टेबल। दूसरे ये पहले समीकरण के लिए टेबल है और ये दूसरे समीकरण के लिए टेबल है।
अब आइए हमको इस लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए हमको पैमाना मानने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। भाई इससे पहले जब ग्राफ हम लोग बनाते सेंटीमीटर बराबर 50 एंड तो ऐसा मान देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मानना है। तो x इक्वल टू पहले क्या है 0, जब x इक्वल टू 0 है पहले ले लेते हैं 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3। ये बात क्लियर हो गई। और यहां पर हमने लिया -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 भी इसमें रखी गई है। अब इसके आगे यहां उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5/3। तो x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ना दाएं गए ना बाएं गए। फिर y की वैल्यू कितनी है 5/3, यानी 5/3 का मतलब क्या होगा 3 से 5 को भाग देंगे तो लगभग 1.66 आएगा, यानी 2 से थोड़ा सा कम, यानी ये हो गया 0, 5/3। ये हो गया 0,5/3। ये देखिए 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू। अब देखिए, फिर देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 का मतलब दाहिनी तरफ एक कदम, यानी यहां पर पहुंच गए हम। और फिर y इक्वल टू 1 लिखा हुआ, इसका हम लोग ऊपर जाएंगे एक कदम, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका 1,1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर लिखा हुआ x इक्वल टू 2, तो जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू कितना है 1/2, तो यानी दाहिनी तरफ क्या कदम है 2, x की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी दाहिनी तरफ क्या कदम है 2 कदम, 1 और 2, ये 2 और 1/3। यहां पर कितना लिखा 1/3, तो 1/3 का मतलब 1 का 0 से 1 का 3 पार्ट और उसका एक छोटा सा पार्ट ये हो गया 1/3। ये हो गया 1/3। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 2,1/3। ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी? 2,1/3 हो गई कि नहीं होगी? फिर लिखा हुआ -1, x इक्वल टू -1, तो -1 किधर जाएंगे बाएं तरफ, क्या कहना एक कदम -1 हो गया। फिर कितना लिखा हुआ 7/3, तो +7/3, यानी किधर जाएंगे ऊपर। x की वैल्यू क्या दी हुई, x की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है -1, तो x की जो वैल्यू दी हुई है -1, तो बाएं तरफ गए -1, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 7/3, y की जो वैल्यू दी हुई है वो 7/3 है। तो यहां पर हम लोग 7/3 कहां जाएंगे ऊपर, तो यहां पर 2 और 3 के बीच में यहां यही पर पड़ेगा 7/3, और इसको मैं लिख दिया -1, -1, 7/3। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बात में आएगा नहीं आएगा? और फिर है x की जब वैल्यू 5/2, x की जो वैल्यू है वो कितनी है 5/2 है, तो y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 0, तो x इक्वल 5/2 का मतलब क्या हो गया 2 से 5/2 का मतलब हो गया 5/2 का मतलब क्या होगा 2 से अगर 5 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा 2.5, यानी 2 और 3 के बीच में होगा यहीं पर 5/2, यहाँ पर होगा 5/2। क्लियर हुआ? और y की वैल्यू क्या है 0, यानी ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो ये पॉइंट हो गया 5/2, 0। यहाँ पर लिख देंगे 5/2, 0। ये पॉइंट हो जाएगा 5/2, 0। ठीक, अब इससे जाती हुई इन सारे बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये बात क्लियर होगा कि नहीं होगी? इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए -1,7/3 को, 0,5/3 को, 1,1 को, 2,1/3 को, 5/2 को
कामा 0 को मिलाते हुए एक रेखा हमने खींची थी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये बात समझ आ गई? अभी किस समीकरण का पहले समीकरण के लिए ग्राफ बन गया। बात समझ नहीं है? अब तो आपको समझ में आ रहा है कि हम अलग अलग बिंदु के लिए, क्योंकि अगर हम अलग अलग बिंदु नहीं लेते तो हमको कैसे पता चलता कि x = 1 और y = 1 पहले समीकरण के लिए भी है और x = 1 और y = 1 दूसरे समीकरण के लिए है। यानी जो पहले हम कर रहे थे कि x = 0 रख देते हैं और y = 0 रख देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा किया गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आएगा कि नहीं आगे? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो अब हम किसको बनाएंगे? इसके लिए x = 0 है तो y = क्या है? 7/4। अब आपको किसके बारे में देखना है? इसके बारे में। जब x = 0 है तो y = कितना है? 7/4। तो x = 0, y = 7/4, तो y = 7/4 का मतलब क्या हो गया? 0 से 7/4 यानी 2 से थोड़ा सा कम। तो यहां पर कहीं पर होगा 0, 7/4। ये हो गया आपका 0, 7/4। फिर x = 1 है, x = क्या है? 1 है, तो y भी = 1 है, तो x = 1 और y = 1 यानी 1, 1 यही हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर x = 2 है, x = क्या है? 2 है, x = 2 है तो y = कितना है? 1/4 यानी ये हो गया 2, 1/4। ये जो पॉइंट है ना थोड़ा सा उसको हमने मान लिया 2, 1/4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जो x = 7/3 है तो y = 0 है, तो 7/3, 0 नहीं बनती है, 7/3, 0। तो अब इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये एक लाइन ऐसे आपको मिलती चली जाएगी। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? दोनों रेखाएं एक दूसरे को 1, 1 पर काट रही हैं, इसलिए इस समीकरण का हल क्या होगा? 1, 1 होगा। और देखिए यहां से हम जो समीकरण है, जो पहला समीकरण है, तो पहले समीकरण को हमने ट्रेस किया है, वो क्या है? 2x + 3y = 5। पहली वाली लाइन, ये पहली वाली लाइन हो गई। और जो दूसरी वाली लाइन है ये कौन सी लाइन है? 3x + 4y = 7, ये दूसरी लाइन है। तो अगर इन दोनों के लिए आप निकालें तो आप a1/a2 = b1/b2 आ जाएगा। अगर निकालेगा आपको कि a1/a2 = b1/b2, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देखा आपने कि यहाँ पर रेखाएं क्या हो रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? एक ही बिंदु पर काट रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो जो इन दोनों समीकरणों से पता चल रहा था वो ग्राफीय विधि से स्पष्ट भी हो रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताया गया था कि इसका अद्वितीय हल होगा, अर्थात x और y की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। एक ही वैल्यू मतलब ये एक नहीं, एक ही वैल्यू, यानी x का एक मान मिलेगा और y का मान मिलेगा। x का मान कितना है? 1 और y का मान कितना है? यहाँ पर संयोग है कि x का मान 1 है, y का मान 1 है। ये मत समझे कि सर ने कहा कि x का मान 1 होगा, y का मान 1 होगा। इसका मतलब x की भी वैल्यू एक ही मिलेगी, कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, और y की एक ही वैल्यू प्राप्त हो। ये नहीं है कि x के कई मान प्राप्त हो और y के कई मान प्राप्त हो। तो जो बातें यहाँ से आपने सीखी थी वो ग्राफ से स्पष्ट हो गई। यहाँ से आपने सीखा था कि यदि a1/a2 = b1/b2 है तो रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बात क्लियर हुई? और आपको ये भी यहाँ से पता चला था कि x और y के केवल एक ही मान प्राप्त होंगे। जी हाँ, x और y के केवल एक ही मान प्राप्त हो रहे हैं, और जो मान यहाँ पर x = 1 और y = 1 है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ग्राफ थोड़ा सा छोटा बन जाता है बेटा, क्योंकि बोर्ड कवर करने में थोड़ी समस्या हो जाती है मुझे लगता है, लेकिन जो मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा। कोई समस्या होगी तो कल हम और बेहतर ग्राफ बनाकर आपको समझाएंगे। कोशिश मेरी है कि मेरा प्रयास सफल हुआ होगा। फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो अगले में हम और बड़ा सा ग्राफ बना करके आपको समझाएंगे। धन्यवाद। कल